बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो चंद लम्हात तक वाकई यकटुक संजीदगी से मेरी आंखों और चेहरे को तनकीदी नजर से घूरती रही, फिर यक लख्त खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी बेसाख्ता हंसी बड़ी दिलकश व दिल नशीन थी। यूं महसूस होता था अचानक जल तरंग बज उठा हो। इस पर बेखुदी किसी कैफियत तारी थी। वो मुझ पर शायरी का इल्जाम लगा रही थी और खुद इसका अमली मुजाहरा पेश कर रही थी। मैं इसके मोतियों ऐसे आबदार हमवार दांतों और पूरी तरह खुले हुए गुलाब चेहरे को देख चला गया। वो इन लम्हात में शगुफ्तगी और रानाई का मुंह बोलता शाहकार बन गई थी। हुस्न और फन को खराजे तहसीन पेश न करना बदज़ौकी के जिम्रे में आता है। मैं मबहूत खड़ा इन्हीं तारीफी कलमात को दिल में दोहरा रहा था। सोफिया के दिल आवेज कहकहों का तसलसल किसी भी तौर टूटता दिखाई न दिया तो मजबूरन मुझे कंधों से झंझोड़ कर इसे होश में लाना पड़ा। इसकी हालत नॉर्मल हुई तो मैंने कदरे तनबीही लहजे में पूछा, सोफिया ये क्या दीवानगी है? मुझे तुम्हारी बात सुनकर इख्तियार हंसी आ गई थी। वो अपनी आंखों के नम हो जाने वाले गोशों को मखरूती उंगलियों से साफ करते हुए बोली। इसके जवाब ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने मतामलाना लहजे में दरियाफ्त किया, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है? तुमने कहा नहीं कि मैं तुम्हारी उंगली को एहतियात से पकड़े रखूं? इसने ठहरे हुए लहजे में कहा, ये मजाक नहीं तो और क्या है। तुम यहाँ पहली मर्तबा आए हो, सैर तुम्हें मैं कराऊंगी या तुम मुझे कराओगे? तुम मेरी उंगली पकड़ कर चलोगे या मुझे तुम्हारी उंगली पकड़ना होगी? इसने खासी संजीदगी से ये सवाल उठाए तो मैं मुहावरतन सर पकड़ कर रह गया। इसने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया था। पेश आमदा सूरत हालात में असूलन मुझे इसकी उंगली थामना चाहिए थी, लेकिन इतनी मामूली सी टेक्निकी खामी पर यूं नॉन स्टॉप हंसते चले जाना समझ में आने वाली बात नहीं थी। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, सोफिया बस इतनी सी बात के लिए तुमने? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोली, दरअसल दो बातें एक साथ मेरे जहन में उभर आई थी। इसका अंदाज वजाहत पेश करने वाला था। मैं पहले ये सोच रही थी कि एक यूसुफ अल ज़ाहरी ने मुझे मिस्र की सैर कराई थी और अब मैं एक दूसरे यूसुफ अल ज़ाहरी को मिस्र की सैर कराने वाली थी। ये सितम ज़रीफी बल्कि सितम ज़ईफी नहीं तो और क्या है। इस पर तुमने वो उंगली पकड़ने वाला शगुफा छोड़ दिया। बताओ मैं हंसती नहीं तो क्या बैठ कर रोना शुरू कर देती? कोई लतीफा सुनकर इंसान रो देता है क्या? इसने बात के इख्तिताम पर दो सवाल दाग दिए, लेकिन मैंने किसी वजाहत की जरूरत को महसूस न किया और इस किस्से को खत्म करना ही मुनासिब समझा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने दर हकीकत अपने जहन में दो यूसुफ अल ज़ाहरी को अलग अलग बिठा रखा है, इसलिए सोच की ये पेचीदगी पेश आ रही है। तुम अपनी याददाश्त में यूसुफ अल ज़ाहरी को मैनेज करने की कोशिश करो। असली यूसुफ अल ज़ाहरी को चंद दिनों के लिए फरामोश कर दो। सिर्फ इस यूसुफ अल ज़ाहरी को याद रखो जो असली के बेस में नकली है और तुम्हारे साथ इसे मिस्र से इसराइल जाना है। तुम्हारा मशवरा तो दिल को लग रहा है। वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर मैंने निहायत ही पुख्तगी से तुम्हें यूसुफ समझना शुरू कर दिया तो पेचीदगी और भी बढ़ जाएगी। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इसने मुबहम अंदाज में बात को समेटा तो मैं इसके मतलब को बखूबी समझ गया। जान छुड़ाने वाले अंदाज में मैंने इससे कह दिया, इट डजंट मैटर। इसी लम्हे फोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों ने हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। सोफिया ने सवालिया अंदाज में कहा, किसका फोन हो सकता है? ये तो अटेंड करने के बाद ही मालूम हो सकेगा। मैंने सरसरी लहजे में कहा, हम इस वक्त अपार्टमेंट के जिस कमरे में बैठे थे फोन सेट भी वहीं एक स्टैंड पर रखा था। मेरी तायद पाकर सोफिया फोन की जान में लपक गई। ये फोन मेरे लिए एक तरह से बायसे रहमत साबित हुआ था। घंटी सुनते ही सोफिया अपने किस्से को भूल गई थी, वरना पता नहीं इसे इत्मीनान दिलाने के लिए मुझे कौन कौन से जवाब देना पड़ते। वो एक बतूनी और पीछे ही पड़ जाने वाली लड़की थी। सोफिया ने फोन अटेंड किया। हेलो के जवाब में दूसरी तरफ की बात सुनी और मेरी तरफ देखते हुए मुतमिन लहजे में बोली, वजदान हेराल्ड थॉम्स तुमसे बात करना चाहता है। हेराल्ड थॉम्स का नाम सुनते ही मैं फोन के करीब पहुंच गया। थॉमस का ताल्लुक इंग्लैंड के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से था और वो इस मिशन के सिलसिले में मेरी भरपूर मदद कर रहा था। सोफिया और यूसुफ अल ज़ाहरी इसी की दरियाफ्त थे। रस्मी अलैक सलैक के बाद इसने हमारे सफर के बारे में दरियाफ्त किया।
फिर असल मौजू की तरफ आ गया। यूसुफ अल ज़ाहरी ने तुम्हारे रवाना होते ही लंदन से बराह रास्त अपने दोस्त अल सैयद मुबारक अल हसैनी से बात की थी और इसे बताया था कि वो काहिरा पहुंच रहा है। इसके साथ एक दोस्त भी है जो इसराइल, मिस्र और उर्दन की सैर करना चाहती है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, यूसुफ ने मुबारक अल हसैनी को अपनी दोस्त सोफिया के बारे में तफसीलन बता दिया है। तुम्हें मालूम है मुबारक अल हसैनी कानीकी टूर एंड ट्रिप ट्रैवल कंपनी का नुमाइंदा है, जिसके तवस्सुत से यूसुफ और सोफिया के दौरे का बंदोबस्त होना है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वो लम्हे भर को रुका तो मैंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, आप अपना बयान जारी रखें। वो बोला, कानेकी वाले अमूमन सफर के आगाज से 45 दिन पहले बुकिंग करते हैं, लेकिन मुबारक अल हसैनी यूसुफ अल ज़ाहरी का सच्चा दोस्त है, लिहाजा इसने यूसुफ और सोफिया के लिए गुंजाइश निकाल ली है। तुम्हें हर सूरत में कल दोनों पासपोर्ट से मुबारक अल हसैनी के ऑफिस पहुंचाना होंगे। परसों यानी 24 अप्रैल को इन 3 मुल्कों के दौरे वाला एक ट्रिप रवाना होने वाला है, जो मिस्र, इसराइल, उर्दन से होते हुए 16 दिन के बाद यानी 9 मई को वापस मिस्र पहुंच जाएगा। अगर ये ट्रिप मिस हो गया तो फिर तुम्हें कम से कम 15 दिन तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस साल का दूसरा ट्रिप 8 मई को रवाना होगा। यूसुफ ने मुबारक से पेमेंट का मामला भी तय कर लिया है, लिहाजा तुम्हें कानेकी के ऑफिस में किसी किस्म की अदायगी नहीं करना होगी। तुम अपने साथ जो रकम लेकर गए हो इसे दीगर मामलात के लिए बचा कर रखो। तुम्हें किसी वक्त कोई भी हंगामी जरूरत पेश आ सकती है। हेराल्ड थॉमस ने मुझे और सोफिया को अमेरिकी डॉलर्स की सूरत में अच्छी खासी रकम बतौर ज़ादे राह थमा दी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जरा ये तो बताएं, इस टूर के लिए फी कस कंपनी वाले कितनी रकम वसूल करते हैं? मिस्र, इसराइल और उर्दन के इस 16 रोजा दौरे के लिए कानेकी वाले फी मुसाफिर 1995 अमेरिकी डॉलर वसूल करते हैं, यानी पूरे 1995 डॉलर। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ी रकम है। रकम बड़ी है या छोटी, इसकी तुम फिक्र न करो। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, समझ लो यूसुफ अल ज़ाहरी और सोफिया के कुल 3,990 डॉलर कंपनी को अदा कर दिए गए हैं। 24 अप्रैल की सुबह से तुम कानेकी के डिस्पोजल पर होगे। इस ट्रिप के दौरान में तुम्हें बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी अगर भारी रकम वसूल करती है तो इसके बदले में आरामदेह तफरीह भी मुहैया करती है। ठीक है मिस्टर थॉमस, मैं आपकी हदायत को याद रखूंगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। इसने दुआया अंदाज में टेलीफोन का राब्ता मौकूफ कर दिया। बेस्ट ऑफ लक। मैंने रिसीवर रखा तो सोफिया ने कहा, यूसुफ अल ज़ाहरी तुम्हारे लिए कदम कदम पर आसानियां फराहम कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस मिशन में ज्यादा मेहनत करना पड़े। अगर तुम ऐसा ख्याल नहीं करती हो तो मैं यही कहूँगा, तुम गलत सोच रही हो। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बहुत मुश्किल पसंद हूँ और मेहनत करने से नहीं घबराता। तुम्हें इस चंद रोजा साथ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे यकीन है जब इसराइल में तुम मुझसे जुदा होगी तो मेरे बारे में तुम्हारी राय बदल चुकी होगी। हो सकता है। वो एक अदाए नाज से कंधे उचकाते हुए बोली। मैंने पूछा, बाय द वे तुम इसराइल से वापस लंदन कैसे पहुंचोगी? चीफ लामा चिंग फौरन पोशी ने इस सिलसिले में कोई वाज़ेह बात नहीं की थी, सिर्फ इतना बताया था कि जब इसराइल में मैं साहिल को हासिल कर लूंगा तो सोफिया मुझसे जुदा हो जाएगी। मैंने सवाल किया था कि असली सोफिया का क्या होगा, तो इसने 2 टोक अंदाज में कहा था, मुझे सोफिया के सिलसिले में जहन को थकाने की जरूरत नहीं। इसे इसराइल से मिस्र और मिस्र से इंग्लैंड पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी और शख्स को सौंपी जा चुकी है। चिंग फू के इस 2 टोक जवाब के बाद मैं मजीद सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सका था, इसीलिए अब सोफिया से पूछ रहा था। अगर सोफिया को किसी और शख्स के साथ सफर करना था तो यकीनन वो इस शख्स के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती होगी। वो मेरे सवाल के जवाब में बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें बताने में कोई हर्ज महसूस न करती। क्या मतलब? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। क्या वाकई तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती हो? हाँ वाकई, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। तुम्हें मेरी बात का यकीन कर लेना चाहिए। मैं यकीन कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है कि मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो वो वजाहत करते हुए बोली, मिस्टर थॉमस ने मुझसे कहा था तुम जैसे ही अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लो मैं तुमसे अलग हो जाऊं और फौरन थॉमस से राब्ता करूं। इस वक्त वो मुझे बताएगा मैं क्या करूं और कैसे करूं। ओह, बेसाख्ता मेरे लबों से एक ठंडी सांस खारिज हुई। मैंने थके हुए लहजे में कहा, तो इसका मतलब है मौजूदा सेटअप की अच्छी खासी डोरियां मिस्टर हेराल्ड थॉमस ने अपने हाथों में थाम रखी हैं। सोफिया ने इस बात में गर्दन हिलाई और ना ही साफ इनकार किया बल्कि खामोशी से मुझे देखती चली गई। इससे कबल के मैं कुछ बोलता इसने मुंह खोलकर एक कशादा जमाई ली। मैंने मौका महल की मुनासबत
से फौरन कह दिया, मेरा ख्याल है रात का जो थोड़ा बहुत वक्त बाकी बचा है इसको सोकर गुजारना चाहिए ताकि कल सुबह फ्रेश हालत में हालात का मुकाबला कर सकें। सोने की बात करते हुए तुम तो अच्छे नहीं लगते वजदान, इसने एक और जुमाई ली। मैंने कहा, क्या तुम चाहती हो मैं चांदी की बातें करूं? वो गड़बड़ा गई, जल्दी से वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि तुमने जहाज के अंदर कम से कम 3 घंटे की नींद ली है। ठीक है, अब मैं नहीं लूंगा। मैंने सुलह सफाई का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, तुम इत्मीनान से ले लो, मैं खामोशी से तुम्हें देखता रहूंगा। तुम चाहो तो जहाज वाली कसर इस अपार्टमेंट में पूरी कर सकती हो। एक लम्हे को रोक कर मैंने इजाफा करते हुए कहा, वैसे एक बात की वजाहत कर दूं, जहाज में तुम हार गई थी, यहाँ भी मैं ही जीतूंगा। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए एक खास अदा से बोली, ये सब पेट भरे की बातें हैं, इंसान अपनी तलब पूरी कर चुका हो तो इसे ऐसे ही मुकाबलों की सूझती है। तुम खामोशी से मुझे देखो या बैंड बाजे के साथ, मुझे तो शदीद नींद आ रही है और मैं वाकई सो रही हूँ। बात खत्म करते ही वो एक बेड पर दराज हो गई। अगले ही लम्हे इसने आंखें बंद कर ली। मैं यही समझा वो कोई शोखी या अटकेली दिखा रही है, लेकिन चंद मिनट बाद जब इस बेडरूम में इसके सुरीले खराटे उभरने लगे तो मुझे यकीन करना पड़ा, सोफिया धुन की पक्की है। नींद ने मुझे भी खासा सता रखा था। सोफिया का ये अंदाजा बिल्कुल गलत था कि मैंने दौराने सफर में अच्छी खासी नींद ले ली थी। वो मेरी मुसलसल बंद आंखों को देखकर इसी नतीजे पर पहुंची थी कि मैं आराम से सो रहा हूं, इसकी जगह कोई और भी होता तो यही ख्याल करता। कौन जानता था मैं आंखें बंद करके किए जाग रहा था और ऐसी दिलचस्प सरगर्मियों में मशगूल था कि बयान से बाहर है। मैं चंद लम्हात तक सोफिया को बेफिक्री से सोते हुए देखता रहा। फिर दूसरे बेड पर दराज होकर मैंने भी आंखें बंद कर ली। सोने से कबल मैंने थोड़ी सी तसव्वुराती आवारागर्दी जरूरी समझी और साहिल को सोचकर इसके माहौल में पहुंच गया। मिस्र, इसराइल और उर्दन के मुकामी वक्त में कोई खास फर्क नहीं। ये तीनों ही मुल्क GMT से 2 घंटे आगे हैं। 0 डिग्री पर लंदन का वक्त तस्लीम किया जाता है। लंदन से मशरकी सिमत में वाक़या होने के बायस इन ममालिक का वक्त 2 घंटे आगे है। पाकिस्तान और GMT में लगभग 5 घंटे का फर्क माना जाता है। साहिल इस वक्त गहरी नींद में थी। बेडरूम में 0 पावर बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैं चंद लम्हात तक इस बेडरूम में मौजूद रहा, फिर इसके माहौल से निकल आया। अगली कोशिश मैंने रबी मोशे हायमन के माहौल तक रसाई हासिल करने के सिलसिले में की, लेकिन नतीजा 0 के बराबर बरामद हुआ। बार बार की नाकामयाबी के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा था। मुझे मायूसी जरूर होती थी, लेकिन मेरा अज़म मायूसी के बादलों को पलक झपकते में मुंतशिर कर देता और मैं दोबारा इस कोशिश में लग जाता। मुझे यकीन था मैं चीफ लामा की बताई हुई टेक्निक पर अमल करते हुए एक रोज जरूर रबी के माहौल को छू लूंगा और यकीन से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। मैंने इधर उधर की दीगर तस्वराती मटर गश्त में वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और दिमाग को हदायत देने लगा। मैं यानी वजदान अली इब्ने आबद अली निहायत ही पुरसुकून मीठी और गहरी नींद सोऊंगा और ठीक 8 बजे सुबह मेरी आंख हशाश बशाश ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। लेकिन इस नींद के दौरान में अगर इस अपार्टमेंट के अंदर कोई गैर मामूली वाकया पेश आने का इम्कान पैदा हो गया तो मुकर्ररा वक्त से पहले ही फौरन मेरी आंख खुल जाएगी। इस हदायत के साथ ही आंखें बंद रखते हुए मैं सोने की कोशिश भी करने लगा। मैंने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़कर नींद के हवाले कर दिया। मुझे इस कोशिश में जल्द ही कामयाबी का मुंह देखना पड़ा। मैं देखते ही देखते नींद की मेहरबान और खुश आमदीद वादी में उतरता चला गया। आइंदा रोज नाश्ते के बाद हम अपार्टमेंट से निकल आए। मज़कूरा अपार्टमेंट जलीलुल कदर मस्जिद सुल्तान हसन के करीब ही वाक़या था। मेरी ये कोशिश थी कि अपार्टमेंट से बाहर कम से कम वक्त गुजारूं। मैं इस वक्त यूसुफ अल ज़ाहरी के हुलिये में था। अगर ज्यादा देर तक बाहर घूमता फिरता तो यूसुफ का कोई भी जानने वाला मुझसे टकरा सकता था और मुझे इससे बचना था। कम से कम इस वक्त तक ये एहतियात निहायत ही जरूरी थी जब तक हम अपने दौरे का आगाज नहीं कर देते। जो लोग दूसरों का हुलिया अपनाकर सोसाइटी में मूव करते हैं, इन्हें एक एक कदम फोंक कर रखने की जरूरत होती है और अगर ये नाटक ज्यादा दिनों तक चलाना हो तो मेकअप और गेटअप की मुकम्मल रेंज अपने साथ रखना पड़ती है। किसी भी वक्त किसी शय की जरूरत पेश आ सकती है। कंटिन्यूटी के तकाजों को निभाए बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद था और अब तक मैंने इस फन में अच्छी खासी महारत भी हासिल कर ली थी। मुझे साहिल को सोफिया का रूप देकर इसराइल से निकालना था और ये काम गोया मेरे बाएं हाथ का खेल था। साहिल को सोफिया बनाने में मुझे ज्यादा मेहनत न करना पड़ती। वो एक मरतबा मेरी दस्तरस में आ जाती तो ज्यादा मेहनत
ने क्या, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता था। हम थोड़ी दूर तक पैदल ही चलते रहे, फिर एक टैक्सी पकड़ ली। टैक्सी वाले ने हमें खान अल खैली बाजार के पास से गुजार कर मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाया और कुछ देर बाद अल बाकरी स्ट्रीट पर वाक़या कानिकी के ऑफिस के सामने पहुंचा दिया। ऑफिस के बाहर स्प्रिंग टूअर्स कैरो का बोर्ड देखकर मैं मुतमिन हो गया। काहिरा एयरपोर्ट से बाहर आने से पहले मैंने एक मिनी चेंजर एजेंट के दफ्तर से चंद डॉलर्स को मिस्री करेंसी में तब्दील करा लिया था। मिस्र का सिक्का राइजुल वक्त मिस्री पाउंड है, जो इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 3.75 की हैसियत रखता था, यानी एक अमेरिकी डॉलर में लगभग 4.25 मिस्री पाउंड मिल जाते थे। मैंने टैक्सी वाले को मुकामी करेंसी में अदायगी की और हम स्प्रिंग टूअर्स कैरो के दफ्तर में दाखिल हो गए। अल सैयद मुबारक अल हुसैनी का हुलिया यूसुफ अल ज़ाहरी ने मुझे अजबर करा दिया था, लिहाजा इस तक रसाई में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आई। ये मेरी अदाकारी का सबसे कड़ा इम्तिहान था। मैं यूसुफ के एक बेतकल्लफ दोस्त से मिल रहा था, लेकिन सब खैरियत रही। मेरी कामल एक्टिंग और कुदरती रवैये ने मुबारक अल हुसैनी को मेरे बारे में किसी शक में मुब्तला नहीं किया और ये मुख्तसर सी मुलाकात इंतहाई कामयाब रही। मैंने अपना यानी यूसुफ अल ज़ाहरी और सोफिया का पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात मुबारक अल हुसैनी को थमाए और मसरूफियत का बहाना करके इसके दफ्तर से उठाया। मुबारक अल हुसैनी की हिदायत के मुताबिक आइंदा रोज यानी 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे से पहले हमें ओएसिस होटल पहुंचना था। कानिकी के इस 3 मुल्की ट्रिप का डिपार्चर ओएसिस होटल से होना था और ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जानता था। मैं तो इस होटल का स्लीपिंग पार्टनर भी था। मुबारक अल हुसैनी ने जो कुछ कहा वो इसके पेशा वराना फराइज का हिस्सा था। अब मुझे अपने फराइज से ओहदा बरा होना था। हम स्प्रिंग टूअर्स कैरा के ऑफिस से बाहर निकले तो सोफिया ने तौसीफी अंदाज में कहा, एक्सीलेंट, तुमने बड़ी भरपूर अदाकारी की है। मुबारक अल हुसैनी को एक लम्हे के लिए भी शुबा नहीं हुआ कि वो यूसुफ अल ज़ाहरी के बजाय किसी बहरूपिये से मुलाकात कर रहा है। मैंने गहरी चोट की, क्या तुम्हें शुबा हुआ था? नहीं, वो गड़बड़ा कर रह गई। मेरा इशारा इस खुशगवार वाक़े की जानिब था जब थॉमस के अपार्टमेंट में सोफिया ने मुझे गर्मजोशी से इस्तकबालिया दिया था और वो समझदार लड़की मेरा इशारा बखूबी समझ गई थी। हमारे दरमियान चंद लम्हात खामोशी के गुजरे। मुबारक अल हुसैनी के दफ्तर से थोड़ी दूर आने के बाद हमने बाकरी स्ट्रीट के कोने से एक टैक्सी पकड़ी और वापसी के लिए सफर पर रवाना हो गए। मिस्र में चलने वाली टैक्सी को अमूमन पैसेंजर कार भी कहा जाता है। मैं एहतियात के दामन को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरा यूं खुले आम ज्यादा घूमना फिरना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब तक इस मिशन के तमाम मराहल बखैरो आफियत तय हो गए थे। अगर मैं इसी मोहतात रवि को अपनाए रखता तो कामयाबी यकीनी थी। सोफिया के पास बरतानिया की शहरियत थी और इसका पासपोर्ट ETA लिस्टेड भी था। ETA एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 33 ममालिक से मुतल्लक अफराद के पासपोर्ट्स को अपने पास रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करता है। इन 33 ममालिक में जापान, कनाडा, अमेरिका के अलावा चंद जनूबी एशिया के मुल्क और ज्यादातर यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। ETA लिमिटेड पासपोर्ट के हामिल शख्स को वीजा के हसूल के लिए एक भी पापड़ नहीं बेलना पड़ता, हेंग लगती है और ना ही फटकड़ी। रंग चोखा भाई बाद में आता है, अलबत्ता वीजा पहले लग जाता है। पता नहीं ये कोई अलमिया है या हालात का जबर और या फिर हमारी बदकिस्मती के बैनुल कौमी सतह पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए जो भी मनसूबा बंदियाँ की जाती हैं और जो भी कवानीन क़वायद-ए-ज़वाबित वज़ा किए जाते हैं, इनमें ये कोशिश बहरहाल जरूर की जाती है कि मुसलमान कम से कम फैजियाब हो सके या फिर सरे से महरूम ही रह जाएं। वो पूरा दिन हमने अपार्टमेंट के अंदर बंद रहकर गुजारा। स्प्रिंग टूअर्स कैरो से वापसी पर हमने लंच का बंदोबस्त कर लिया था, लिहाजा दोपहर के खाने के लिए भी हमें बाहर नहीं निकलना पड़ा। सुबह जब हम अपार्टमेंट से निकले थे तो खान अल खैली बाजार में मैंने खाने का एक मयारी मरकज देखा था। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। रात भीगने लगी तो सोफिया से मैंने इस्तफसार किया, तुम्हें घर के अंदर बंद होकर बैठे रहना कैसा लग रहा है? इंतहाई बोरिंग। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी वजह से मजबूरी है ना? तुम्हारी वजह से तो कोई मजबूरी नहीं है। मैंने इसकी आंखों में देखा। वो कतियत से बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने कौन सा रूप बदल रखा है? सारा मसला मेरे रूप का है। मैंने कहा, ठीक है, मैं ही इसमें कोई रद्दो बदल कर लेता हूँ। तुम्हारी बोरियत का कुछ न कुछ मदावा तो करना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें बोरियत महसूस नहीं हो रही? इसने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। सच्ची बात तो यह है कि मैं भी उकताहट महसूस कर रहा हूँ। मैंने साफ गोई का मजाक
मुजाहरा करते हुए कहा, मैं ज्यादा अरसे के लिए यूं किसी घर के अंदर बंद रहकर कभी नहीं बैठा हूँ। वो पुरमानी अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, तुमने अभी यूसुफ के बहरूप में रद्दोबदल की बात की है, तुम्हारे जहन में क्या आइडिया है? मुकम्मल तौर पर इस हुलिये को तब्दील करना तो मुनासिब नहीं होगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, अगर मैं अपनी आंखों पर से कॉन्टैक्ट लेंस हटा दूं और स्पाइस स्टाइल बालों पर कोई टोपी वगैरह लगा लूं तो देखने वालों को पहली नजर में यूसुफ अल ज़ाहिरी दिखाई नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक करती हूँ। वैसे तो हमारे पास मेकअप की मुकम्मल रेंज है। इसके अलावा वो तमाम लवाजमात भी मौजूद हैं जो हुलिया तब्दील करने में खासे मावन साबित होते हैं। मैंने अपनी वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं जेरे नाक हल्की फुल्की मूछे चुस्पा कर लूँ तो हमारी कामयाबी के इम्कान ज्यादा रोशन हो जाएंगे। इस नौइयत की बाहमी गुफ्तगू के बाद हम इस फैसले पर पहुंच गए कि डिनर के लिए हम अपार्टमेंट से बाहर जाएंगे। मैंने अपने हुलिये में हस्बे जरूरत मुनासिब सी तब्दीली की और हम अपार्टमेंट से निकलकर खान अल खैली बाजार की तरफ चल पड़े। दुनिया का कोई भी मुल्क और मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन जरूर पहुँच जाते हैं। न सिर्फ पहुँच जाते हैं बल्कि जाती कारोबार भी शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी तलाश के बाद खान अल खैली बाजार में हमें एक देसी होटल मिल गया। दर हकीकत वो एक रेस्टोरेंट था जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की मारूफ डिशेज दस्तयाब थी। देसी खाने खाए हुए मुझे एक अरसा हो गया था, लिहाजा मैंने सोफिया से साफ अल्फाज में कह दिया, मैं तो इस रेस्टोरेंट का जायका चखूंगा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जब सुबह हम टैक्सी में बैठकर इस एयरपोर्ट के पास से गुजरे थे तो तुमने जिन नजरों से इधर देखा था मैं समझ गई थी तुम्हारे जहन में क्या चल रहा होगा, और अब तुमने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी है। वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली। मैंने हैरत से आंखें फैलाई और कहा, तुम तो बड़ी समझदार हो, बल्कि कुछ ज्यादा ही जूद समझो। इसने मेरे इजहारे ख्याल पर कोई तबसरा न किया और बोली, अगर ज्यादा तेज मिर्च मसाला न हो तो मैं भी यहीं पर डिनर ले लूंगी। इस इत्तेफाक राय के बाद हम खान अल खैली के मजकूरा रेस्टोरेंट में जा बैठे। मेन्यू देखा तो पता चला कि हमारे मतलब की खासी डिशेज मौजूद थी। मैंने वेटर से मिर्च मसाले के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने बताया वो हमारे हस्बे मंशा तैयार करवा देगा। हमने इस सहूलत से फायदा उठाते हुए ऑर्डर लिखवा दिया। सोफिया ने अपने लिए फ्राइड राइस और चिकन की एक सादा सी डिश मंगवाई। मैंने बिरयानी, चपाती और फ्राइड वेजिटेबल मंगवा ली। इन तमाम डिशेज को शेयर करके हमने एक भरपूर डिनर लिया और बिल अदा करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। मैं जानता था अपार्टमेंट में पहुंचकर बेहरकत होना पड़ेगा, लिहाजा थोड़ी सी नाइट वॉक जरूरी समझे हम पैदल ही टहलते हुए खान अल खैली बाजार से निकल आए और इस जानब बढ़ने लगे जिस रुख पर मस्जिद सुल्तान हसन वाक़या थी। एक भरपूर चहल कदमी के दौरान में बातें करते हुए बिल आखिर हम अपार्टमेंट में पहुंच गए। मजकूरा अपार्टमेंट 2 बेडरूम्स, एक सिटिंग रूम और एक डाइनिंग पर मुश्तमिल था। दोनों बेडरूम्स में से एक छोटा और दूसरा कदरे कशादा था। छोटे बेडरूम में एक डबल बेड बिछा हुआ था, जबकि बड़े बेडरूम में 2 मुख्तलिफ दीवारों के साथ 2 छोटे बेड लगे हुए थे। हमने गुज़श्ता रात इसी बेडरूम में 2 मुख्तलिफ बेड्स पर सोकर गुजारी थी। गुज़श्ता रात से मुराद रात का वो मुख्तसर सा हिस्सा जो इत्तेफाक से हमारे हत्थे लग गया था। मैंने सोफिया से कहा, तुमने बताया है कि पहले भी एक मर्तबा इस अपार्टमेंट में क्याम कर चुकी हो, इस बार तुम किस बेडरूम में ठहरी थी? इसने जवाब दिया, डबल बेड वाले बेडरूम में। अगर तुम यहाँ अनईजी हो तो इसी बेडरूम में चली जाओ। मैंने तजवीज पेश करने वाले अंदाज में कहा, वहाँ रात गुजारने से भूली बसरी बहुत सी यादें भी ताजा हो जाएंगी। मेरे अल्फाज में अच्छी खासी मानी खेजी पेनहा थी। वो मेरी बात की तय में पहुँचते हुए कदरे झींप गई। मैं अपने इस अमल से खुदा ख्वास्ता इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं हल्की फुल्की छेड़छाड़ के मूड में था। वैसे मैं चाहता यही था कि वो दूसरे बेडरूम में चली जाए। मुझे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मैं जागकर थर्ड आई की करतबबाजियों में कुछ वक्त गुजारना चाहता था। अगर सोफिया मेरे करीब करीब मौजूद रहती तो मुदाखलत का 101% इम्कान था। मेरी तजवीज के जवाब में इसने कहा, मैं महसूस कर रही हूँ मेरी वजह से तुम कुछ ज्यादा ही अनईजी हो रहे हो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं दूसरे बेडरूम में चली जाती हूँ। वैसे फिलहाल तो मैं चेंज करने जा रही हूँ। बात खत्म करते ही वो वॉशरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद जब वो दोबारा नमूदार हुई तो अच्छी खासी चेंज हो चुकी थी। अब इसके बदन पर लूज ट्राउजर्स और टी शर्ट नजर आ रही थी। मेरे पास पहुंचते ही इसने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं सोने से पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदी हूँ। गुज़श्ता रात तो सफर में गुजर गई, लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं है, लिहाजा मैं कॉमन रूम में जा रही हूँ। तुम कॉमन में जाओ या रिजर्व में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने गहरी
संजीदगी से कहा, मुझे तो शदीद नींद आ रही है, इसलिए फौरन सो जाऊंगा। तुम्हें सोने से किसने रोका है? इसने सवालिया नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, तुमने फैसला कर लिया कहाँ जाओगी, कहाँ सोओगी? तुम्हें मेरे सोने की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों लगी हुई है? वो टटोलने वाली नजर से मुझे देखते हुए बोली। अंदाज ऐसा ही था जैसे तुम मेरे सोने का इंतजार कर रहे हो। इधर मेरी आंख लगी, इधर तुम कोई चीज चुरा कर भागे। वो रुक कर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई और अब बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, जहाँ दिल चाहे सो जाओ, इस बेडरूम में या इस बेडरूम में, मुझे जहाँ भी सोना होगा सो जाऊंगी। वो लम्हा भर को मुतवक्किफ हुई, फिर खरीदने वाले अंदाज में बोली, मुझे लग रहा है तुम मेरी वजह से किसी उलझन का शिकार हो। हरगिज़ नहीं, मैंने कतियत से कहा, तुम एक्सरसाइज से दिल बहलाओ, मैं डबल बेड पर सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट इसने कहा और कॉमन रूम की तरफ बढ़ गई। मैं उठा और इस छोटे बेडरूम में आ गया जहाँ एक डबल बेड बिछा हुआ था। ये फौरी फैसला मैंने इसलिए किया था कि इस सूरत हाल में सोफिया की मुदाखलत का इम्कान तकरीबन न होने के बराबर होता। अगर 2 बेड वाले बड़े बेडरूम में सोने की कोशिश करता तो ऐन मुमकिन तक सोफिया डबल बेड का रुख करने की बजाय इसी कमरे के दूसरे बेड पर कब्जा जमा लेती, जैसा कि हमने पिछली रात बसर की थी। गुज़श्ता रात हम दोनों ही नींद के तलबगार थे, लेकिन आज रात मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। किसी मुदाखलत के बगैर मुझे एक जरूरी काम निपटाना था। मैंने बेडरूम के दरवाजे को बंद नहीं किया बल्कि नीम बार रहने दिया और बेड पर दराज होकर आंखें बंद कर ली। अंदाज ऐसा ही था जैसे मैं सो चुका हूँ या सोने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। अगर सोफिया जानकर बेडरूम में देखती तो इसका यही तासर मिलता कि मैं अपने बयान के मुताबिक गहरी नींद में पहुंच चुका हूँ। मुझे यकीन था वो दूसरे बेडरूम में रात बसर कर लेगी। वो अपार्टमेंट हर हवाले से महफूज था और मैंने अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे पर डबल लॉक भी लगा दिया था। इसके अंदर रात गुजारने वालों को किसी फिक्र अंदेशे की जरूरत नहीं थी। रबी मोशे अयमन तक रसाई में मुझे बार बार नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ रहा था, मगर जैसे ये मेरी अना का मसला बनकर रह गया था। लिहाजा मैं जब भी बातनी आंख का शटर खोलता तो इसकी याद जरूर आ जाती और मैं एक आध ट्राई इस पर जरूर मार देता। इस रोज मैंने इस तखयलाती सफर का आगाज रबी ही से किया। इस वक्त काहिरा में रात के 11 बज रहे थे। तिल अबीद में भी यही वक्त था। मैंने रबी के हुलिये को अपनी तीसरी आंख के सामने उजागर किया और इसके माहौल में उतरने की कोशिश की। नतीजा पहले से मुख्तलिफ बरामद नहीं हुआ। मैंने लगभग 15 मिनट तक कभी सांस रोककर और कभी बगैर सांस रोके ये कोशिश जारी रखी और बिल आखिर रबी को सलवाते सुनाते हुए ये सिलसिला मौकूफ कर दिया। वो और इसका माहौल एक लम्हे के लिए भी मेरी गिरफ्त या दस्तरस में नहीं आ सका था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी मंजिल साहिल के माहौल में उतर गया। वो बलाई मंजिल वाले इसी बेडरूम में महवे ख्वाब थी। मैं थोड़ी देर तक इसे सोते हुए देखता रहा, फिर इसकी तरफ से मुतमिन होकर मैं सलवान के माहौल में पहुंच गया। वो अल्लाह का बंदा बावर्ची बना होटल टॉप के किचन में मसरूफ था। मैं थोड़ी देर तक इसकी कारकर्दगी का जायजा लेता रहा, फिर इसके ममासल की तरफ छलांग लगाई। इस सबराती जिस्त ने मुझे इस शख्स के माहौल में पहुंचा दिया जो साहिल वाले बंगले में सलवान का खिला पुर कर रहा था। वो मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक मुख्तसर से कमरे में बैठा गपशप कर रहा था। मैं अब इस बंगले की इमारत में इतनी मर्तबा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गया था कि वहाँ का महल्ले बुकू और मकानियत को बड़ी हद तक समझने लगा था। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो तीनों जिस कमरे में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ थे वो साहिल वाले बेडरूम से नजदीक होने के अलावा एक ऐसे जाविये पर वाक़या था कि वो इस कमरे के अंदर बैठकर भी साहिल वाले बेडरूम के दरवाजे को वाच कर सकते थे। मेरी मालूमात के मुताबिक मज़कूरा दरवाजा बाहर से लॉक था। साहिल किसी भी तौर इसे अंदर से खोल नहीं सकती थी। इसके बावजूद भी वो लोग साहिल के हवाले से बेहद मोहतात थे और मैं जानता था ये एहतियाती तदाबीर रबी के कड़े अहकाम की रहीने मिन्नत थी। मैं इनके दरमियान होने वाली बातचीत को सुन सकता था और ना ही समझना मेरे इख्तियार में था। इन्हें इनके हाल पर छोड़कर किचन में पहुंच गया। इस बंगले का किचन इमारत की बलाई मंजिल पर वाक़या था। मैंने वहाँ के कुक को अपना टारगेट बना लिया था, लिहाजा इसी के तवस्सुत से वहाँ तक रसाई मुमकिन हो सकी। बावर्ची किचन में मौजूद था। इसे काम में मसरूफ देखकर मुझे हैरत हुई कि वो आधी रात के वक्त किसके लिए कौन सी डिश तैयार कर रहा था। मैं तसव्वुर की निगाह से इसकी हरकतों सकनात का जायजा लेने लगा। एक ख्याल जहन में ये भी मौजूद था, शायद वो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह के लिए चाय काफी बना रहा हो। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया इसने नहायत ही एहतियात और हिफाज़ाने सेहत के असूलों के तहत दूध उबाला था और एक खास तरीके पर अमल करते हुए मज़कूरा दूध को गुनगुना बनाकर एक गिलास में भर दिया। इस
शख्स ने इस दूध की तैयारी में जितनी तवज्जो और एहतियात से काम लिया, इससे मुझे ये अंदाजा कायम करने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि दूध का वो गिलास किसी अहम शख्स के मैदे में उतरने वाला था और इस इमारत में सबसे अहम शख्सियत सिर्फ और सिर्फ रबी मोशे हायमन ही थी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ इस बावर्ची की अगली हरकत का इंतजार करने लगा। मैं नहीं जानता था रबी इस वक्त बंगले में मौजूद था या नहीं, लेकिन ये जरूर था कि बावर्ची ने दूध का जो गिलास तैयार करके ट्रे में सजाया था वो मेरी निगाह के सामने कोई नया दरवाजा खोलने वाला था। मैं इस बावर्ची के माहौल से चिपका रहा। इसने दूध तैयार किया था तो इसे कहीं पहुंचाना भी होगा। इसने दूध के गिलास को ट्रे में रखने के बाद एक सासर से ढक दिया। मैं तवक्को कर रहा था वो दूध वाला गिलास लेकर किचन से निकलेगा और मुतलका शख्स तक पहुंचाकर वापस आ जाएगा। इसके तफैल मुझे भी वहां से निकलने का मौका मिल जाता और मैं ये जानने में कामयाब रहता कि इतने एहतमाम से तैयार किए जाने वाला दूध किस खुश नसीब के हिस्से में आने वाला है। लेकिन बावर्ची मेरी तवक्को पर पूरा न उतरा। इसने ट्रे को उठाने की जहमत न की और दीवार पर नस्ब इंटरकॉम की जानब बढ़ गया। जब इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कान से लगाया और किसी से बात करने लगा तो मैं समझ गया वो किचन से बाहर कदम नहीं निकालेगा, बल्कि इसने दूध ले जाने के लिए किसी और को किचन में बुलवाया है। जल्द ही मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। दरमियाने काद और भारी तनोतोष का मालिक एक शख्स बावर्ची खाने में पहुंचा और बावर्ची ने वो ट्रे उठाकर मज़कूरा शख्स की सिमत बढ़ा दी जिसमें दूध वाला गिलास रखा हुआ था। बावर्ची ने इसे कोई बात की और न ही इस शख्स ने किसी किस्म का इस्तफसार किया। वो खामोशी से ट्रे उठाए किचन से निकल आया। यूं महसूस होता था जैसे सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पेश आ रहा हो। दूध लेकर जाने वाला किचन से निकला तो मैं किसी नादीदा आंख के मानिंद इसके माहौल से चिपक गया। वो चक्करदार जीने के जरिए जेरी मंजिल की तरफ बढ़ा तो मेरे दिल की धड़कन यकदम तेज हो गई। मुझे भी इसके साथ जेरी मंजिल तक रसाई का मौका मिल रहा था, लिहाजा मैं सांस रोककर अपने काम से लगा रहा। मैंने सलवान के माहौल में रहते हुए जेरी मंजिल के कुछ हिस्से देख लिए थे और इसके साथ ही मैं इस बेडरूम के अंदर भी चला गया था जहां मोशे हायमन आराम फरमा रहा था। वो भारी भरकम शख्स मुझे पता नहीं कहां पहुंचाने वाला था। वो दूध वाले गिलास के साथ एक कमरे के दरवाजे के सामने जाकर रुका और बड़ी खफीफ अंदाज में मज़कूरा दरवाजे पर दस्तक दी। इस जेरी मंजिल का वो हिस्सा नहीं था जहां मैं सलमान की मैयत में पहले भी आ चुका था। मेरे तजस्सुस को हवा मिली कि इस दस्तक के जवाब में पता नहीं कौन शख्स नमूदार होगा। दरवाजा खुला और मैं फरबा शख्स के माहौल में रहते हुए खुले हुए दरवाजे पर मैंने एक दराज कामत शख्स की झलक देखी। वो मुतनासिबल बदन शख्स था, बाल सुनहरी और सिल्की जिन्हें इसने साइड मांग की सूरत संवार रखा था। वो मुझे मुकम्मल सूटेड बूटेड नजर आया। यूं महसूस होता था वो किसी एग्जेक्टिव मीटिंग के लिए रवाना होने वाला है। आधी रात के वक्त इस दराज कामत शख्स की इस तैयारी ने मुझे खासा हैरान किया। इस हैरान कर देने वाले शख्स ने दूध के गिलास वाली ट्रे थाम ली, सामने खड़े हुए फरबा अंदाम की तरफ देखकर असबात में गर्दन हिलाई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी इसके साथ ही कमरे में बंद हो गया। इस शख्स को एक लम्हे के लिए भी छोड़ने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। इसने निस्बतन एक छोटे कमरे में कदम रखा तो मैं भी वहां पहुंच गया। यहाँ इसने गिलास वाले दूध को एक खास मशीन में से गुजारा। वो फिल्टर प्लांट से मुशाबा कोई मशीन थी। ये भी मुमकिन है वो दूध में शामिल चिकनाई को अलग करने वाला छोटा प्लांट हो। बहरहाल एक सरी स्क्रीनिंग के बाद इस दराज कामत शख्स ने दूध को दोबारा गिलास में भरा और अपने इत्मीनान को हतमी बनाने के लिए इसने गिलास में से एक घूंट के बराबर दूध निकालकर खुद पिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।